हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी पूरी बुक से होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल ही मिस मत करिएगा, क्योंकि सारी संपूर्ण किताब का आप लोग को इसमें निचोड़ देखने को मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक रिविजन नहीं कर पाए, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े हैं बायोलॉजी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। ठीक है, जो मतलब लघु बीजाणु जन होते हैं, लघु बीजाणु घनी, तो उनकी सबसे जो भीतरी परत होती है वो क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पर कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा टेपिटम कहते हैं। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट शब्द हों उनको आप लोग वहाँ पर हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने पूरा ब्लू पेन से लिखा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शब्द आ गया उसको हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी कि जो पराग कण होते हैं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो इतना काम होता है हमारे लघु बीजाणु का। ठीक है, तो ये होती है भीतरी परत को हम लोग क्या कहते हैं। हो सकता है ऑप्शनल में आप लोग से पूछ ले को एक नंबर में, तो यहाँ पर आप लोग बता दोगे भैया कि इसको जो हम लोग बोलते हैं वो टेपिटम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, असंग जनन क्या है। अच्छा, असंग जनन क्या होता है ये देख लीजिए। बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंगजनता कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हुई। इसकी डिफिनेशन दो दो लाइन की डिफिनेशन है, सभी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिफिनेशन आप लोग लेके नहीं आए, ताकि हमें भी पता है, क्योंकि आप लोगों का समय काफ़ी कम बचा हुआ है। 29 तारीख को आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर है और आज 25 तारीख हो चुकी है। तो हम लोग बहुत ही कम समय में कैसे पढ़ेंगे ये पूरा आप लोग को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन हाँ आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग का अच्छे से रिविज़न हो जाए। उसका देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, हम लोग इसको देखने वाले हैं कि क्या होता है दोहरा निषेचन। तो इसका उत्तर देख लीजिए आप लोग, क्या होता है। आवृतबीजी पौधों में जो संयुग्मन तथा त्रिसंलयन होता है, दोनों को सम्मिलित रूप से जो होता है उसी को हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। मतलब आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? नवासिचन ने फिटिलेरिया तथा लीलियम में की थी। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। फिलहाल खोज यहाँ पर नहीं पूछता है, तो आप लोग ये उत्तर चाहो तो आप लोग यहाँ तक अपना लिख सकते हो कि आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन जो होता है दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या है, निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं। ऐसे फल जिनमें निषेचन नहीं होता है फिर भी उनका जो विकास हो जाता है, तो ऐसे फलों को हम लोग क्या कहते हैं। निषेचन के बिना जो फलों के बनने की क्रिया को होता है उसे हम लोग बोलते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उनको आप लोग को हाईलाइट वहाँ पर एग्जाम में कर देना है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला पौधा हमारा हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रीला, दूसरा हो जाएगा वैली सेनेरिया। ठीक है, तो ये दो पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, जलीय परागण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर कि ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें क्या पाया जाता है, अपरा पाया जाता है। अपरा क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ऐसे दो जंतुओं का नाम जिनमें अपरा पाया जाता है। तो अपरा देखिए क्या होता है कि स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है। जैसे कि मनुष्य में सभी चौपाए पशु, जैसे चौपाए मतलब जिनके 4 पैर होते हैं जो पशु होते हैं, जैसे कि गाय भैंस, इन सब में क्या पाया जाता है, अपरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लीडिंग कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है। लीडिंग कोशिकाएं देखिए क्या तात्पर्य होता है। लीड का उत्तर देखिए यहाँ पर, लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन जिसको हम लोग बोलते हैं का रक्त में स्रावण करती हैं। मतलब आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि लीडिंग कोशिकाओं का भैया जो काम होता है वो क्या काम होता है लीडिंग कोशिकाओं का। तो लीडिंग कोशिकाओं का काम होता है जो नर लिंग हार्मोन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसका रक्त में ये लोग स्रावित करती हैं, मतलब रक्त में उसको बहाने में सहायता करती हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। तो वृषण के देखिए कार्य क्या होते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आप लोग से पूछा जा सकता है। तो वृषण के कार्य क्या होते हैं देखते हैं। वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का रक्त स्रावन करती हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। तो ये आप लोगों ने एक शब्द यहाँ पढ़ा, लीडिंग कोशिकाएं। अभी हम लोग ऊपर पढ़ा क्या है, कौन से हार्मोन का स्रावन करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का। कहाँ भैया करती हैं, रक्त में स्रावन करती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे वृषण के 2 कार्य जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले लीजिए और अच्छे से घर में रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग का हर साल लगभग पूछा जाता है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना
करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सेब को आभासी फल भैया क्यों कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना को प्रभावित करता है। तो देखिए पूरा आंसर इसका हम पढ़ते हैं, कंबाइंड आंसर होने वाला है। देखिए ध्यान से समझिएगा। इस प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से जो फल बनता है वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम कि इस प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है व पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ऐसा फल सत्य फल कहलाता है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग से आभासी ना पूछ के वहाँ पर सत्य फल भी पूछ ले। सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग जो बनता है, अतः सेब को हम लोग आभासी फल कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को ये पूरा आंसर इसका क्लियर हो गया होगा कि सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, ठीक है। सत्य फल जो आप लोग का यहाँ पर बनता है उसी कारण यहाँ पर जो उसका पुष्पासन फल का मुख्य जो खाने योग्य जो भाग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आभासी फल। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता क्या होती है ये हम लोग देखने वाले हैं। एक बीज में एक से अधिक अनेक भ्रूण विकसित होने की क्रिया को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसा कि हमें नाम ही से पता चल रहा है कि एक बीज में एक से ज़्यादा अगर हम भ्रूण उत्पन्न हो जाए तो उसी को हम लोग बहुभ्रूणता कहेंगे। बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण एक साथ जहाँ पर उत्पन्न हो जाए वही होती है बहुभ्रूणता। तो यही इसका उत्तर लिखा हुआ है कि एक बीज में एक से अधिक या फिर अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर बहुभ्रूणता कहते हैं। या बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका में संलयन परिणाम स्वरूप होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख देंगे पाइनस या फिर संतरा। तो एक तरह से ये रिवीजन क्लास आप लोगों की चल रही है, इसलिए थोड़ा स्पीड में हम इसको चला रहे हैं ताकि आप लोगों का समय कम से कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर रिविज़न हम करा पाएँ। उसके देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, भ्रूणपोष क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। भ्रूणपोष क्या होता है, देखिए भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है, ठीक है। जो भ्रूणकोष होता है वो किसमें होता है, पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद उत्पन्न होता है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। भ्रूणपोष का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, भ्रूण के विकास में एवं बीज के अंकुरण में इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 इसके पार्ट लिखे हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो इसके प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार का ये होता है। पहला होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा हो जाएगा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा यहाँ पर माध्यमिक भ्रूणपोष हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का अगर भ्रूणपोष से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। उसको देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि अनिषेक फलन क्या होता है। तो अनिषेक फलन क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले भी एक बार ये वर्ड आ चुका है अनिषेक फलन, तो वहाँ पर हमने आप लोग को बताया था कि वीडियो के हम लास्ट में आप लोग को समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बीच में ही आ गया क्वेश्चन, तो इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है, बिना अंडकोश से वो उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अंडाशय का निर्माण नहीं भी हुआ होगा तब भी ऐसे फल जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, उसे अनिषेक फल कहते हैं। तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे बिना अंडाशय के कौन कौन से फल उत्पन्न हो सकते हैं, पहला हमारा अंगूर, फिर तरबूज और संतरा। ये 3 एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये अनिषेक फलन के होते हैं। अनिषेक फलन क्या होता है, जो बिना अंडाशय के फल को उत्पन्न कर दे। उसके देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, सहलग्नता पर टिप्पणी लिखिए। सहलग्नता क्या होती है, देख लीजिए। सहलग्नता जीनों का एक साथ वंशागत होना। जीन जो हमारे डीएनए में पाए जाते हैं, आप लोग को पता होगा। जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रतिनिर्धारित किए रखने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। मतलब जो पीढ़ी होती है, मतलब जो संतानें होती हैं, उनके द्वारा जो पैतृक संयोजन जो होता है उसको निर्धारण करना ही हमारा क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है। सहलग्नता की खोज सर्वप्रथम बेटसन तथा पुन्नेट ने सन 1906 ईस्वी में लेथायरस आडोरेट्स में की थी। तो फिलहाल इसकी खोज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हो, केवल आप लोग यहाँ तक इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जल्दी से जल्दी वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ना खोज देखिए पूछी भी नहीं जाती कि किसने इसकी खोज की थी। ये सब तो एक वैज्ञानिकों ने लिखा है इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। बाकी आप लोग को जो मेन टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए, वही आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे भैया कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम पर आप लोग को टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले हम आपको बता दें, मार्क करा हुआ है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, या फिर इस पर टिप्पणी लिखिए। इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करिएगा, अच्छे से इसको ध्यान समझिए क्या होता है डाउन सिंड्रोम।
डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम डाउन ने 1866 ईस्वी में खोजा था। तो अभी हम आप लोगों को जस्ट बता के उठेंगे, खोजना या फिर वैज्ञानिक का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम लोग मेन टॉपिक पर अपने आते हैं। यह रोग 21वें जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है। जो 21 जोड़ी हमारे गुणसूत्र होते हैं, अगर उसमें एक जोड़ी और बढ़ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारी बीमारी होगी उसको हम लोग बोलेंगे डाउन सिंड्रोम, जो त्रिगुणता कहलाती है। इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो एक जोड़ी जो हमारा होता है गुणसूत्र वो इसमें बढ़ जाता है, तो वही होती है बीमारी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है डाउन सिंड्रोम। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे भ्रूणपोष किसे कहते हैं। भ्रूणपोष क्या होता है? पुष्पी पादकों में द्विनिषेचन के समय नर युग्मक तथा ध्रुवीय न्यूक्लाई के संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। किसके संलयन से बनता है भैया? नर युग्मक और ध्रुवीय न्यूक्लाई, इनके संलयन से हमारा जो बनता है वो बनता है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी डिफिनेशन। जो बाद में त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतकों के रूप में विकसित होता है या विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ये थी हमारी भ्रूणपोष की डिफिनेशन। आप लोग को हर जगह ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि आप लोग विद्या फिर अवतार हो या फिर राजीव क्वेश्चन बैंक आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप लोग को पन्ने पलट के कई बार देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह लिख दिए गए हैं, ताकि आप लोग एक ही जगह केवल कुछ मिनट अपने खर्च करके अच्छे से ये लोग रिविज़न कर लो। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर पाओ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक बीजपत्री बीज एवं द्विबीजपत्री बीज में कोई दो अंतर लिखिए। तो इन दोनों के मध्य हमको कोई दो अंतर लिखने हैं। तो देखिए क्या होता है पहला अंतर, एक बीजपत्री बीज में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है। सबसे पहले तो कॉमन सी चीज़ लिख दोगे कि भैया एक बीजपत्री मतलब एक बीजपत्र और द्विबीजपत्री मतलब दो बीजपत्र। तो यहाँ पर सिंपल सा पहला अंतर लिखेंगे कि एक बीजपत्री बीज में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है, जबकि द्विबीजपत्री बीज में भ्रूणी अक्ष तथा दो बीजपत्र होते हैं। सेकंड देखिए पार्ट क्या है हमारा, एक बीजपत्री बीज में बीज भित्ति के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है जो बीजपत्र से अलग स्थिति में होता है। ठीक है, जबकि परंतु द्विबीजपत्री बीज में एंडोस्पर्म बीजपत्र में ही स्थित होता है। ठीक है, मतलब जो एक बीजपत्री में जो आपका एंडोस्पर्म पाया जाता है वो एक बीजपत्र से अलग होता है, और द्विबीजपत्री में जो एंडोस्पर्म पाया जाता है वो बीजपत्र के अंदर ही उपस्थित होता है। तो ये था छोटा सा अंतर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग को और अंतर चाहिए तो आप लोग किताब से देख सकते हो, गूगल वगैरह से आप लोग सर्च कर लो, बहुत ही शॉर्ट छोटे छोटे अंतर आप लोग को देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर उसके बाद आप लोग देखोगे IVF और GIFT का पूरा नाम, मतलब कि फुल फॉर्म आप लोग देखने वाले हो IVF का और GIFT का। तो देखिए IVF का जो फुल फॉर्म होता है हमारा वो भैया होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि पात्र निषेचन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सेकेंड देखिए गिफ्ट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब गैमेट अंतरा फैलोपियन स्थानांतरण इसका हिंदी में नाम होता है। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग देखोगे परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। परिवार नियोजन क्या होता है देख लेते हैं हम लोग जरा। परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित करके परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है, अर्थात ऐसी योजनाओं से जनसंख्या वृद्धि की दर को सीमित रखा जा सकता है। तो परिवार नियोजन पूरा आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, इसमें हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। मतलब मनुष्य में जो लैंगिक संबंध होते हैं मनुष्य में जो बनाए जाते हैं उनके द्वारा जो प्रेषित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। उनके द्वारा जो रोग हो सकता है उनका नाम आप लोग को यहाँ पर बताना है। तो देखिए उनके द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं। पहला जो रोग हो सकता है आप लोग का यहाँ पर दिख रहा होगा कि मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग होते हैं, वो होता है एड्स तथा उपदंश। मतलब पहला यहाँ पर एड्स और दूसरा हो सकता है उपदंश, जिसे हम लोग साइफिलिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो रोग हो सकते हैं लैंगिक संबंधों के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे भैया हीमोफोलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। तो हीमोफोलिया ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है देख लेते हैं। हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन का अभाव हो जाता है। इसके कारण जो होता है रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर में छोटी सी चोट से भी रुधिर का स्राव बंद नहीं होता है, इसी कारण इसे रुधिर स्राव रोग भी
कहा जाता है। तो देखिए होता क्या है कि हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने संबंधी जो प्रोटीन होता है, मतलब जो हम लोग को चोट लगती है, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर थोड़ी देर बाद वो खून आपस में अपने आप वो रुक जाता है। वहाँ पर क्या होता है, रुधिर का थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का। अच्छा, रक्त का थक्का बनता कैसे, उसको एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में जो उसका निर्माण करता है ताकि हमारी चोट से खून जो निकल रहा है वो रुक जाए। इस जो बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होता है जिसको हीमोफीलिया होती है, उसमें वो प्रोटीन बनना बंद हो जाता है जो रक्त का थक्का जमा सकता है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, जब हमें चोट लगेगी तो रक्त का थक्का जमेगा नहीं, और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो हमारा खून भी नहीं रुकेगा। इसीलिए इस बीमारी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे रुधिर स्राव रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मिड्स होता है वो क्या होता है, कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव में एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें हम लोग प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड्स छोटी सी डिफिनेशन है, आप लोग देख लीजिए। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए। समजात और विषमजात अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा होता है चाहे उनके कार्य तथा स्वरूप अलग अलग हों तो ये समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो दो अंग होते हैं हमारे शरीर में उनका जो उद्भव होता है मतलब एक जैसा होता है, चाहे उनका कार्य और स्वरूप अलग अलग, मतलब आकृति और आकार दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका क्या होगा, उद्भव जो होगा वो एक ही जैसा होगा। जैसे कि पक्षी के पंख तथा आर्थ्रोपोड्स के पंख। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पर जाति एवं जाति वृत्त से आप क्या समझते हैं। जाति और जाति वृत्त क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से आपस में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। जैसे किसी जीव के विकासीय इतिहास को ही जाति वृत्त कहा जाता है, मतलब किसी जीव का जो विकासीय इतिहास है उसको हम लोग यहाँ पर जाति वृत्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, किस वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग से पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने दिया था, तभी आप लोग बताओगे कि किस वैज्ञानिक ने दिया था। अनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों के लक्षणों में होने वाले अचानक परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो अनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उनके कारण जो जीवधारी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं या फिर कोई भी जीव हो, उसमें जो अचानक से परिवर्तन हो जाता है उसी को उत्परिवर्तन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर जो आपका वैज्ञानिक है उनका नाम है ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद दिया था। ठीक है, क्या नाम होगा, ह्यूगो डी ब्रिज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, पीलिया रोग क्या है या क्यों होता है। पीलिया रोग जो आमतौर पर हम लोग को हो जाता है जिसको हम लोग जॉइंडिस बोलते हैं, तो क्यों होता है ये रोग, देखते हैं जरा। पीलिया विषाणु जनित यकृत रोग है। यह रोग रुधिर की तनुता बढ़ने व कमजोरी तथा तिल्ली बढ़ने के कारण जो होता है। आप लोगों ने तिल्ली आप लोग शब्द पढ़ रखा होगा आप लोगों ने बायोलॉजी में, तो इस पर ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर इसकी बात करते हैं। जो तनुता होती है हमारे रुधिर की वो बढ़ जाती है जिसके कारण ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन क्या होता है। तो देखते हैं इसका उत्तर, टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन जो होता है वो लसिका ऊतक में, तथा बी लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन होता है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। मतलब जो टी लिम्फोसाइट्स हमारी बनती हैं वो बनती हैं लसिका ऊतक में, और जो बी लिम्फोसाइट्स बनती हैं वो बनती हैं थाइमस ग्रंथि में। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, एलर्जी किसे कहते हैं। एलर्जी रोग क्या होता है, किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे शरीर का होता है की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जेन कहते हैं। मतलब किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति, किसी पर्यावरणीय पदार्थ मतलब जो कि हमारे आस पड़ोस मौजूद होते हैं उसके प्रति जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसकी अतिक्रियाशीलता मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की क्रिया को ही हम लोग एलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, वायरल रोगों से क्या तात्पर्य है, किसी रोग का नाम बताइए। वायरल रोग कौन कौन से होते हैं, वह रोग जो वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग वायरल रोग कहते हैं। जैसे कि बीच में आप लोगों को पता है कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस आया था, वो क्या था, वायरस था, एक जो वायरल बीमारी थी, मतलब उस समय बहुत वायरल हुई थी। ठीक है, जैसे हम लोग की वीडियो होती है या फिर कुछ भी फोटो वोटो आप लोग सोशल मीडिया पर जो लोग यूज़ करते होंगे। तो फिलहाल ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम इन सब चीज़ों पर। वह रोग जो वायरल द्वारा उत्पन्न होते हैं, मतलब वायरल फीवर, जैसे बुखार खांसी का भी वायरल फीवर होता है, जैसे लोग कहते हैं वायरल फीवर आ गया। ठीक है, तो जो उस समय वायरल जो चीज़ होती है वायरल फीवर उसी को बोलते हैं। जैसे वायरस एक तरह का जो होता है हमारा
वो वायरल की ही रूप होता है, ठीक है, एक तरह से आप लोग ऐसा समझ सकते हो। उसे वायरल रोग कहते हैं। एड्स जो होता है ये एक प्राणघाती वायरल रोग है जिसका पूर्ण इलाज अभी भी संभव नहीं है। एड्स जो होता है इसका इलाज अभी तक, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई लेकिन फिर भी एड्स का जो बीमारी है उसका इलाज अभी तक भी मुमकिन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे HIV का पूरा नाम क्या होता है। तो HIV का जो पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका HIV का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे जैव उर्वरकों के स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। जैव उर्वरक क्या होते हैं? अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा किसानों जो खेत में अगर केंचुए होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे उर्वरक खाद को बढ़ा देते हैं, इसीलिए खेतों में लोग केंचुए होने जरूरी होते हैं किसानों के लिए, ठीक है। इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु, रसायनों, बैक्टीरिया तथा कुछ कवक होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कवक की बात करी गई तो हमारा केंचुआ वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जैव उर्वरक के स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। जो आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा जैव उर्वरक जो होता है, जो किसानों का मित्र कहा जाता है, वो केंचुआ होता है। केंचुआ अगर आपके खेत में है तो वहाँ पर वो मिट्टी को धीरे धीरे उर्वरक बना देता है। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए। बायोगैस के घटक कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। बायोगैसों का एक मिश्रण है, इसका प्रमुख भाग CH4 यानी कि मेथेन 70% होता है, ठीक है। अन्य गैसें जैसे कि H2S हो गई, CO2 हो गई, ठीक है। बायोगैस का प्रमुख उत्पाद जो होता है वो सूक्ष्म जीव मेथेन या फिर बैक्टीरियम होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी बायोगैस के घटक। उसका देखिए बच्चों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में महत्व बताइए। राइजोबियम नाम का जो सूक्ष्म जीव होता है वो कृषि में किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है, हम लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। जो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु होता है वो मटर के पौधों की जड़ में पाया जाता है। यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को लघु हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर पौधों को प्रदान करता है। फसल के पक जाने पर जड़ ग्रंथिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मृदा की उर्वरता तो बढ़ा देते हैं। तो ये था हमारा राइजोबियम नाम का जो सूक्ष्म जीव होता है उसका कृषि में महत्व। कुल मिला के आपको यहाँ पर एक ही चीज़ लिखनी है कि ये जो होते हैं वो कृषि की बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं और जो मिट्टी को अधिक से अधिक उर्वरक बनाने में कृषि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो सिरका उत्पादन में जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो सिरका उत्पादन में जो जीवाणु होते हैं वहाँ पर हमारे होते हैं, आपको दिख रहा होगा एसिटोबैक्टर एसिटी, ये जीवाणु होता है जिसका हम लोग कृत्रिम रूप से सिरका बनाने में जिसका उपयोग करते हैं। क्या नाम होता है उसका, एसिटोबैक्टर एसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है देखने वाले हैं जरा। जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वो जीवित हों अथवा मृत, कोशिका हो या फिर कोशिकाओं के लाभदायक उत्पादक महत्व के लिए बनी विधि है। तो जैव प्रौद्योगिकी कौन सी विधि है वो आप लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बार बार हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, ज़्यादा समझा नहीं पाएंगे आप लोग को हम पूरा, क्योंकि ज़्यादा समझाने फिर आ रहेंगे फिर थोड़ा डीपली हम चले जाएंगे तो आप लोग का उसमें लॉस होगा, क्योंकि इस समय आप लोग के पास बहुत ही कम बचा हुआ है, पूरी मोटी बुक आप लोग को पढ़नी है। तो इसलिए मेन छोटे छोटे टॉपिक आप लोग को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप लोग एक अच्छी तरह से उसका रिविजन एक तौर पर कर पाओ। ज़्यादा पढ़ने का समय अब चला गया, क्योंकि डीपली जब पढ़ना था तो उस समय वो समय अब चला गया, ठीक है। फिलहाल जो समय बचा हुआ है वो बचा हुआ है रिवीजन का। तो रिवीजन हम लोग फास्ट ट्रैक मोड में कर रहे हैं, ज़्यादा डीपली जाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परजीवी जंतु क्या होते हैं। जो परजीवी जंतु होते हैं वो कौन से होते हैं, आप लोग यहाँ पर डिफिनेशन में पढ़ पा रहे होंगे। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित कराई जाती हैं। मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में हम लोग छेड़खानी करें, उसमें जानबूझकर अपना एक्सपेरिमेंट करें, तो ऐसे जो जीन हम लोग बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल तौर पर वो होते हैं परजीवी जंतु। वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षण को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे हम लोग सभी लोग वैज्ञानिक जो होते हैं सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं, छोटे छोटे चूहों पे करते हैं, मेढकों पे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो चूहों के जो डीएनए होता है उससे छेड़खानी करते हैं, ठीक है। उसमें अपने शरीर के डीएनए डालते हैं
ताकि पता चल सके कि उस पर कौन सा असर हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो चूहा होगा वो अपने तो गुण प्रदर्शित करेगा ही करेगा, साथ में मनुष्य के भी एक आध गुण वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यही होता है पायरेजीनी जंतु। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बायोपायरेसी क्या होती है। टिप्पणी लिखिए। बायोपायरेसी क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी व अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या फिर क्षतिपूर्ति भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब जो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल जो कंपनी होती हैं वो किसी राष्ट्र में जाकर उनसे संबंधित, जैसे किसी को अपना ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना है, किसी को जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्रीम बेचनी है, ठीक है, तो वहाँ पर किसी दूसरे देश में जाए और वहाँ के सरकार से बिना परमिशन लिए या फिर जो उससे संबंधित लोग हैं या फिर जिसको जो क्रीम जिन लोगों को बेचनी है उन सभी से बिना परमिशन लिए वहाँ पर उनको क्रीम बेचे, ठीक है, क्रीम बेच दी। अब मान लीजिए उससे किसी को नुकसान हो गया वहाँ पर, ठीक है, या फिर किसी की रिएक्शन कर गई, तो उसका जो हर्जाना है वो बिना भुगतान किए, जैसे कि यहाँ पर आपको लाइन दिख रहा होगा, बिना क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का वहाँ पर उपयोग करते हैं जाके, जिसको हम लोग यहाँ पर बायोपायरेसी बोलते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिलहाल जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने आप लोग को अपनी तरफ से बेटर एग्जाम्पल समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है कि पीसीआर तकनीक के कोई दो उपयोग बताने हैं कि पीसीआर तकनीक क्या होती है। तो पहला उपयोग जो होगा हमारा कि इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्स की पहचान कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को एड्स रोग है या फिर नहीं है, तो इसकी तकनीक से हम लोग पहचान कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि इसके द्वारा कैंसर रोगी में उत्परिवर्तनों की पहचान की जा सकती है। उत्परिवर्तनों की बात करें तो किस स्टेज पर वो इस समय कैंसर है उसका, या फिर क्या क्या उसके शरीर में बदलाव हो रहे हैं कैंसर के कारण, तो वहाँ पर पीसीआर तकनीक से हम लोग इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि किस स्टेज पर कैंसर चल रहा है या फिर और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं इनके नेचर में या फिर बॉडी में जो फिजिकली होता है, कि या फिर क्या उनके साथ कितने दिन तक मतलब वहाँ पर सर्जन जो होते हैं वहाँ पर कई सारी थेरेपी होती है, तो वो सब इसी पीसीआर तकनीक से वो लोग वहाँ पर कंफर्म करते हैं अपना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हो जाएगा सहजीवी पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहजीवी पौधे क्या होते हैं? देखिए, सहयोग करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से आपस में लाभ हो तो ऐसे जीवन को हम लोग सहजीवन कहते हैं, तथा ऐसे जीवों को हम लोग यहाँ पर सहजीवी बोलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पहली दो लाइनें आप लोग अगर पढ़ो कि सहयोग करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे में आपस से लाभ हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी गांव में रह रहे हो, आपके पास गेहूं ज़्यादा पैदा हुआ, दूसरे के पास चावल ज़्यादा पैदा हुआ, अब आपको चावल की ज़रूरत है और उसको गेहूँ की ज़रूरत है, तो मान लीजिए आपने थोड़ा थोड़ा आपस में बांट लिया कि भैया एक बोरा तो हमसे गेहूँ ले लो और एक बोरा चावल हमको दे लो। तो आपस में क्या हुआ, दोनों जातियों में सहयोग हुआ और दोनों को ही लाभ हुआ, बाहर मार्केट में खरीदने नहीं जाना पड़ा। चावल वाले को चावल, गेहूं वाले को चावल चाहिए था तो उसको चावल मिल गया, और जिसके पास चावल था उसको गेहूं चाहिए था तो उसको एक बोरा गेहूं मिल गया। तो उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये तो खैर मनुष्य थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जंतुओं की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर प्रोसेस रहता है जंतुओं में आपस में जो सहयोग करते हैं, और वही जो जीवन होता है ऐसे जीवन को हम लोग वहाँ पर सहजीवन या फिर सहजीवी बोलते हैं। तो यही काम जो करते हैं वो हमारे पौधे भी यही काम करते हैं, आपस में जो ज़रूरत होती है आपस में एक दूसरे से सहयोग कर लेते हैं, तो वही हमारे सहजीवी पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा कि आंशिक परजीवी किसे कहते हैं। आंशिक परजीवी कौन से होते हैं? तो वह परजीवी जो अपने जीवन चक्र के कुछ भाग को पोषक के साथ व्यतीत करता है तथा जीवन का शेष भाग पोषक से अलग होकर स्वतंत्र रूप से वह जीवन व्यतीत करता है, उसको हम लोग आंशिक परजीवी कहते हैं। मतलब ऐसा जीव जो अपने जीवन चक्र में जैसे भी उसकी जो आयु हो, जैसे 10 साल 20 साल जो भी उसकी आयु काल हो, उसका कुछ भाग जो होता है वो पोषक तत्वों के साथ व्यतीत करता है, मतलब बढ़िया खान पान के साथ, और कुछ जो जीवन होता है वो पोषक से अलग होकर व्यतीत करता है। तो ऐसे जीवों को हम लोग आंशिक परजीवी कहते हैं।